हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सेमेस्टर थर्ड इलेक्ट्रीशियन डीसी जनरेटर का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। डीसी जनरेटर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जैसे आपको अभी एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर एग्ज़ाम। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो हमारे स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको देखने को मिला है कि हाल ही में एनवीएस का फार्म आया है, और आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि लाइनमैन का भी फॉर्म आ चुका है। तो जो आपके रिलेटिव्स होंगे आप उन्हें बता देंगे राजस्थान लाइनमैन का फॉर्म आ चुका है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर का क्वेश्चन। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क एट एच एक्स इन डीसी जनरेटर। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको देखते रहिएगा, आपको असुविधा नहीं होगी समझने में। तो डीसी जनरेटर में जो यक्स पार्ट है, यानी कि यहाँ पे डिनोट किया गया है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट को इसको पूछ रहा है। ये जितने भी ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, ये इससे ऐसे ऐसे निकले हुए हैं ना, आप देख रहे हैं ना। हाँ, तो इन्हीं को पूछा जा रहा है कि इसका क्या नाम है। तो इसका पूछा जा रहा है कि नाम क्या है, तो आप बताएंगे इसका क्या नाम है इस पार्ट का यक्स का। तो इसका नाम है, आप यहाँ पे देखेंगे, यह है राइजर। आपको यहाँ पे ऑप्शन सी कम्यूटेटर राइजर, यहाँ पे आपको आंसर मिलता है कम्यूटेटर राइजर। अच्छा यहाँ पे कम्यूटेटर राइजर तो हो गया। अब आपसे आपको यह जानकारी लेनी चाहिए कि कम्यूटेटर राइजर क्या है। तो कम्यूटेटर राइजर क्या है, तो कम्यूटेटर राइजर आपने देखा है कि जैसे मान लेते हैं कम्यूटेटर एक शाफ्ट पे होता है, आपने तो देखा ही है। अच्छा, यहाँ पे आर्मेचर भी है, मान लेते हैं कि आपका आर्मेचर है इस तरह से। तो आर्मेचर और कम्यूटेटर, ये आर्मेचर है, ठीक है ना, ये क्या है आर्मेचर, ये क्या है कम्यूटेटर, है ना। तो आर्मेचर के जो कॉयल होते हैं, ऐसे स्लॉट बने होते हैं, इसी में बाइंडिंग होती है आर्मेचर में। तो आर्मेचर के कॉयल जो है कम्यूटेटर बार से जो जुड़े होते हैं, जो लग जोड़ता है ना, तो वही राइजर होता है। क्या होता है, वही राइजर होता है, यानी कि इसे हम लोग राइजर बोलते हैं, है ना। तो ये राइजर है, इसको हम लोग लग भी बोल सकते हैं, है ना। और ये लिगामेंट वायर होता है जो कि कापर वगैरह का, कापर का अच्छा कंडक्टर होता है ना, तो इसका इसलिए उसी का बनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होता है इसका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर जाता है कम्यूटेटर राइजर, यानी ऑप्शन सी। क्लियर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। यहाँ पे देखिए आपको एक डीसी जनरेटर की सर्किट दी गई है। आपको बताना है कि इस डीसी जनरेटर की सर्किट जो दी गई किस डीसी जनरेटर का है ना। तो आपको, आपके पास ऑप्शन है, आप जल्दी से पढ़िए फिर उसको और बताइए, फिर हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, है ना। चलिए तो यह इसका आंसर किसको जाता है। तो इसका आंसर जाने से पहले हम लोग देखते हैं, अभी अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, हाँ, एक तो आपका ये आर्मेचर हो गया, ब्रुश हो गया, है ना। तो सर्किट हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ये इस सर्किट की बात करें, तो ये किस सर्किट, किस जनरेटर की बात करें, तो ये कौन सी सर्किट है, ये आपका सीरीज जनरेटर हो गया। क्लियर ना। और अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें, एक दूसरी सर्किट की बात करें, तो दूसरी सर्किट क्या है, एक सर्किट इस तरह से बनती है, यहाँ पे इस तरह का फील्ड जुड़ा होता है, तो ये किसका हो गया, शंट जनरेटर का, है ना। फिर अगली एक और सर्किट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से एक और सर्किट की बात करें, तो ये इस तरह से एक बाइंडिंग अगर इस तरह से सीरीज में जुड़ी हुई है,
दूसरी बाइंडिंग इस तरह से पैरेलल में जुड़ी हुई है ना। तो शायद ये देखिए आपका कुछ इसी तरह से ये जुड़ा हुआ है और ये लोड हो गया इधर, है ना, लोड। तो अब यहाँ पे देखिए आपका कुछ यहीं से आंसर आने वाला है अभी तक, तो क्योंकि वो दोनों जो सर्किट हमने बनाया शंट और सीरीज के लिए बनाया था तो बिल्कुल अलग थी इससे, लेकिन हमने आपको याद दिलाने के लिए ऐसा बना दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक सीरीज, यहाँ पे देखिए आपका सीरीज फील्ड है ना, जिसका रेजिस्टेंस RSE, और एक शंट फील्ड है जिसका रेजिस्टेंस RSH होगा, है ना, एक शंट फील्ड। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, तो अब इसके लिए क्या होगा, ये कम्युलेटिव जनरेटर है, सॉरी ये आपका कंपाउंड जनरेटर है। तो यहाँ पे तो कंपाउंड जनरेटर तो सभी में लिखा हुआ है, तो अब आपको बताना है कि डिफरेंशियल है कि शॉर्ट है, कम्युलेटिव है, डिफरेंशियल है कि कम्युलेटिव है। तो सबसे पहले आप यह देखिए, यहाँ पे आप जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो कभी आप परेशान मत होइए, यहाँ से आपको देखिए यहाँ से करंट को फ्लो कराए, तो करंट कुछ इस तरह से जा रही है और ये यहाँ पे पहुँचने पर जंक्शन पर, आप यहाँ पे देखिए मैं अलग कलर ले रहा हूँ, यहाँ पे जंक्शन पर देखिए, जंक्शन पर आने पर एक करंट इधर चली जाएगी आपको लोड की तरफ और एक करंट आपको आएगी शंट फील्ड की तरफ, है ना। तो जब शंट फील्ड की तरफ आएगी तो आपको यह देखना है कि इसमें देखिए करंट इधर चल रही है, इस शंट फील्ड में, शंट फील्ड में करंट किधर चल रही है, ऐसे चल रही है इधर, है ना, और सीरीज में करंट किधर जा रही है, इस फील्ड में, सीरीज फील्ड में ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको करंट के जो डायरेक्शन है वह चेंज है, ये इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है और इसमें करंट नीचे की तरफ, तो यानी कि डिफरेंस हो रहा है, करंट डिफरेंस में चल रही है ना। और अगर यहाँ पे अच्छा आप ये देखिए, आपके इस चित्र में भी देखिए, इसमें ये करंट इस वाले फील्ड में देखिए आपको ऐसे करंट जा रही है और यहाँ पे देखिए करंट ऐसे जा रही है ना, आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, और एक करंट आपको इधर आ रही है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि आपकी करंट देखिए, आपको दोनों फील्ड देखना है, शंट फील्ड, ये आपकी ये शंट फील्ड है और ये आपकी ये सीरीज फील्ड है। तो सीरीज फील्ड में करंट इधर है और शंट फील्ड में करंट इधर है, तो यानी कि करंट का डिफरेंस हो रहा है। तो अब आप बताइए यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर जाएगा बिल्कुल, आपका आंसर ए जाता है, कौन सा, डिफरेंशियल। अच्छा यहाँ पे अब लॉन्ग शंट है, बिल्कुल आपने तो डिफरेंशियल निकाल लिया और कंपाउंड। आपको समस्या कभी कभी लॉन्ग और शॉर्ट, यहाँ पे देखिए तो लॉन्ग भी है और इस वाले में शॉर्ट है, तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट में, तो यहाँ पे आपको कौन सी समस्या आ रही, तो यहाँ पे मैं आपको इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए आपका ये आर्मेचर है और ये सीरीज फील्ड है। अब ये देखिए आपका ये जो फील्ड है ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों को घेर के रखा, ऐसे दबा के रखा है, ऐसे देखिए ऐसे घेर के रखा है ना। जब आर्मेचर और सीरीज फील्ड को शंट फील्ड घेर के रखे तो उसको हम लोग लॉन्ग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका आर्मेचर और सीरीज है और इस बाइंडिंग ने इसको पूरे को घेर के रखा ना, तो इसका मतलब ये है क्या है, लॉन्ग शंट। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब जब शॉर्ट की बात आएगी तो शॉर्ट भी अभी आप ध्यान रख लीजिए। तो शॉर्ट के लिए मैं यहाँ पे आपको सर्किट बता दे रहा हूँ। तो जब भी आपका ये आएगा शॉर्ट के लिए तो आपको कुछ इस तरह से रहेगा यहाँ से। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आपका ये फील्ड रहेगी आपकी, है ना, और यहाँ से जो शंट फील्ड होगी केवल आर्मेचर को घेरेगा। क्लियर ना, शंट फील्ड किसको घेरेगा, केवल आर्मेचर को। देखिए आपको केवल इस तरह से है ना, तो शंट फील्ड केवल आर्मेचर को घेर के रख रहा है ना। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब शंट फील्ड केवल आर्मेचर को घेर के रखे तब आपका आंसर क्या होगा, शॉर्ट शंट। और जब शंट फील्ड सीरीज फील्ड और आर्मेचर फील्ड दोनों को घेर के रखे तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट। क्लियर ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा आंसर ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्लियर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहा विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, है ना। डीसी जनरेटर में कौन सा रूल, यानी कि दिए हुए रूल में से कौन सा रूल है जो ईएमएफ की दिशा को, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन, यानी कि ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएगा। तो पहला ऑप्शन है कार के स्क्रू रूल, पहला ऑप्शन है आपका कार के स्क्रू रूल, दूसरा है राइट हैंड पाल्म रूल यानी कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको बताना है, तो याद रखिएगा आप, इसका आंसर सीधा याद रखिएगा। मैं आपसे इस क्वेश्चन में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ये आंसर आपका डी जाएगा, ठीक है ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको कमेंट करके बताना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, आपको कमेंट करके बताना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो आपका आंसर होगा उसमें आपको बताना है तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली किस चीज़ को प्रदर्शित करती है। क्लियर है ना, आप ये बताएंगे तर्जनी अंगुली किस चीज़ को प्रदर्शित करती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। कौन सा फार्मूला डीसी जनरेटर में ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए जल्दी से, आप लोग देखिए फटाफट आंसर दीजिए और जल्दी से आंसर, कोशिश करिए जल्दी से आंसर दीजिए, आपका आंसर आए, है ना। यहाँ पे ईएमएफ जनरेटर का फार्मूला होता है इज इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए, है ना, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो आप देखिए इसमें से कौन सा फार्मूला आपको मैच कर रहा है, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए, कौन सा जनरेटेड ईएमएफ फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। अच्छा, तो डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, 4 का डी। तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये फ्लक्स पर पोल है, ये क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स प्रति पोल, आप याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पे, और जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है ना। और एन स्पीड है, जनरेटर की स्पीड है, एन क्या है, स्पीड है। और पी पोल है, पी क्या है, पोल है। और ए पैरेलल पाथ है ना। तो आपका जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला होता है, क्या होता है, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटेड बैक ईएमएफ ऑफ द डीसी मोटर। डीसी मोटर में, अच्छा यहाँ से हम लोग तो क्वेश्चन तो कर रहे थे डीसी जनरेटर का, यहाँ पे डीसी मोटर का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, देख लिया जाएगा इसको भी। तो वैसे बैक ईएमएफ की बात हो रही है, तो ई बी इजक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए, है ना। ई बी इजक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए, यानी कि आपका आंसर जाता है 5वें का आंसर है सी, ठीक है ना। ई बी इजक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए। अगर वहीं पर ये क्वेश्चन जनरेटर का क्वेश्चन होता, किसके लिए, ये मोटर के लिए है, किसके लिए, फार मोटर, है ना। अगर ये जनरेटर का, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जनरेटर के लिए, तो फार जनरेटर के लिए क्या होगा, है ना, जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ ईजी जो होता है, या ई वी टर्मिनल वोल्टेज, यानी जो टर्मिनल पे आपको वोल्टेज मिलेगा, वी प्लस आई ए इंटू आर ए, है ना। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे तो क्वेश्चन मोटर के लिए पूछा है, तो आपका आंसर चीज होगा जो कि ई बी इजक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए। लेकिन अगर जनरेटर के लिए क्वेश्चन पूछा होता तो क्या होता, ई इजक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू आर ए।
क्लियर है ना। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड यस्ट इन डीसी जनरेटर, है ना। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का कुछ पार्ट दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग बताइए, फिर आंसर मिलाइए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है ना। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन डीसी जनरेटर। तो जो डीसी जनरेटर है, इस डीसी जनरेटर में ये जो पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट का नाम पूछ रहा है ना। तो आप बताइए इस पार्ट का नाम क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपका पोल टिप, पोल कॉयल, पोल कोर, पोल शू। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, चलिए बताइए जल्दी से। तो आपका आंसर होगा पोल शू। ये क्या चीज़ है, पोल शू, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग पोल शू के बारे में जान लेते हैं कि पोल शू क्या है। तो पोल शू, देखिए पोल शू होता क्या, पहले तो यह पोल होता है, पोल के नीचे जो है जूते के, शू का ना मतलब जूता होता है ना, तो थोड़ा सा जूते के आकार का होता है। ये कुछ इस तरह से होता है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जानकारी लीजिए, मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए जब बाइंडिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि ऐसे बाइंडिंग कर देते हैं तो ये फ्लक्स आता है, इस तरह से ऐसे फ्लक्स निकलता है ना, इस तरह से फ्लक्स निकलता है ना। तो जब इस तरह से फ्लक्स आता है, तो अब अगर आपका यहाँ पे आर्मेचर है, तो आर्मेचर के क्या सारे पार्ट पे फ्लक्स पड़ रहा है, यहाँ पे मैटर करता है। तो सारे पार्ट पे फ्लक्स नहीं पड़ रहा होता है, जैसे कि अगर हम लोग और ठीक से बनाए यहाँ थोड़ा सा, तो ये है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ का जो भाग है, यहाँ का भाग है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इधर इधर फ्लक्स नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ से फिर डिस्टर्ब हो जाता है ये में, यानी में ठीक से उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पोल शू लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, पोल शू। जब यहाँ पे हम लोग पोल शू इस तरह से लगा देते हैं, तो ये पोल शू में क्या होता है ना कि आपका ये जो फ्लक्स है, यह फ्लक्स कुछ, अब ये फ्लक्स ये इधर से होते हुए आएगा ऐसे, है ना। तो अब यह फ्लक्स ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि आर्मेचर के ज़्यादा भाग पर फ्लक्स पड़ रहा है ना। तो आर्मेचर के ज़्यादा भाग पर फ्लक्स पड़ रहा है, क्लियर। तो यही पोल शू का कार्य, यानी कि पोल शू का कार्य क्या है, फ्लक्स को आर्मेचर के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। साथ ही साथ पोल शू का एक और कार्य है, आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चित्र बना के कोशिश करूँगा बताने का। ये देखिए आपका ये पोल हो गया, है ना। तो आप इस पर बाइंडिंग करते हैं, ऐसे बाइंडिंग कर दिया आपने। अब ये बाइंडिंग जब आपने कर दिया, कॉयल को लपेट दिया, तो कॉयल चूँकि इस तरह से ये चिकना पार्ट है, तो ये नीचे खिसक के गिर सकता है ना। तो अगर आपका पोल शू इस तरह से लगा हुआ है, तो फिर ये इसको नीचे जाने भी नहीं देगा। तो एक दो काम हो गया पोल शू का। पोल शू का एक काम क्या है, इस बाइंडिंग को पकड़ के रखना। दूसरा काम क्या हो गया, फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट, आर्मेचर पर अधिक से अधिक भाग पर फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लियर ना। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पोल शू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर होगा, ठीक है ना, पोल शू। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। अच्छा, डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो यहाँ पे तो डीसी जनरेटर है ना, देखते हैं आगे नीचे है क्या, बिल्कुल यहाँ पे है। तो डीसी जनरेटर, तो अब आप सर्किट देखिए और बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। देखिए फिर से क्वेश्चन के, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि जो सर्किट डायग्राम आपने देखा है, यह कह रहा है कि किस डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। तो आप यहाँ पे देख के जल्दी से बताइए। बिल्कुल आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप इनको बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन कर रहा है कि शंट जनरेटर है, दूसरा ऑप्शन कर रहा है सीरीज जनरेटर है, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कंपाउंड जनरेटर है, चौथा ऑप्शन कर रहा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाक से। आप यहाँ पे देखिए,
जनरेटर, अगर आपका जनरेटर कुछ ऐसा है और ये लोड को चला गया और फील्ड आपका जो ये है, इस फील्ड को बाहर से अगर एक्साइट किया जा रहा है, इस फील्ड को कहाँ से एक्साइट किया जा रहा है, वी सप्लाई दे के बाहर से एक्साइट कर रहे हैं, है ना। तो यह आता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, डीसी सोर्स, और एक फ्यूज के थ्रू, स्विच के थ्रू यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ यहाँ से देखिए इस फील्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्साइट कर रहे हैं, और ये आर्मेचर अलग है, और ये फिर ये लोड को जा रहा है ना। तो यानी कि इसका जो फील्ड है, इस फील्ड को एक्साइट करने के लिए आउटर सोर्स हमने लगाया है ना, ये आउटर सोर्स है आपका, बाहरी सोर्स है। तो बाहरी सोर्स है, तो यहाँ पे आप अगर आपका बाहरी सोर्स है तो कौन सा जनरेटर हो जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, है ना। तो आपका आंसर कौन सा जाता है, आंसर डी। 7 का आंसर कौन सा होगा, 7 का आंसर डी हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, है ना। एक चीज़ और आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, यानी जनरेटर के द्वारा कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है ना। तो यहाँ पे आपका है हीट, और अगला है काइनेटिक, और अगला है केमिकल, और अगला है मैकेनिकल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, तो इनमें से आपका कौन सा आंसर होता है ना। तो आप जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो आपको मान लेते हैं हमारे पास एक कोई मशीन है ना। अगर हमने इधर से मैकेनिकल एनर्जी दिया और इधर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, है ना, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब तो इधर से हमने क्या दिया, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मिलता है तो यह क्या होता है, जनरेटर हो जाता है। और अगर हमने इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और यह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब हमारे यह क्या कहलाता है, मोटर। तो आपको दोनों परिभाषाएं याद रहनी चाहिए कि मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका आंसर नंबर डी होता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड, है ना। डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है, दिए हुए ऑप्शन में डीसी जनरेटर फील्ड का, तो आप लोग जल्दी से बताइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड, इसमें से। यहाँ पे शायद क्वेश्चन का आंसर देने में कठिनाई हो रही होगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इसलिए कठिनाई हो रही होगी कि यहाँ पे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, आप ध्यान से रखिएगा तभी समझ में आएगा ना, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर तो हम लोग क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर देने से अच्छा है कि हम लोग समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा आपको क्वेश्चन तो वहाँ और क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इस तरह से बाइंडिंग है, आप देख रहे हैं ना, एक ऊपर बाइंडिंग है, फिर उसके बाद एक देखिए फिर से दूसरी है। तो अच्छा, मैं दूसरा कलर ही ले ले रहा हूँ ताकि गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, है ना। यहाँ से आप देखिए, तो इस तरह से, है ना। तो
चलिए, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, फिर से ध्यान से रखिएगा। तो आप यहाँ देखिए, एक बाइंडिंग कुछ इस तरह से है ना, और दूसरी बाइंडिंग मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए आपको एक कलर ले रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अब ये सीरीज बाइंडिंग हो गई, आपको याद रहना चाहिए, है ना, ये आपको याद रहना चाहिए कि आपकी ये कौन सी बाइंडिंग है। तो ये सीरीज बाइंडिंग है ना, और ये शंट बाइंडिंग है ना। तो शंट बाइंडिंग है ना, सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग। तो यहाँ से आप देखिए, तो इसमें करंट, अगर करंट की डायरेक्शन जैसे ये इसमें ऐसे जा रही है तो करंट इधर जाएगी करंट, तो ये वाली कॉइल में ऐसे, और अगर इसमें करंट ऐसे जा रही है तो यहाँ, तो आप हमेशा पकड़िएगा करंट के डायरेक्शन को। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि करंट के डायरेक्शन को, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर करंट, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट आपको, मान लेते हैं कि करंट आपको यहाँ इस डायरेक्शन में मिल रहा होता, तो देखिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में है और इसमें इस डायरेक्शन में, इस, है ना, सीरीज फील्ड में इस डायरेक्शन में करंट है और शंट फील्ड में इस डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो यह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता। और अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, तो सेम डायरेक्शन में करंट है तो यह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है ना। तो यहाँ से मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में करंट को दिखाया गया है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। और वैसे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको पकड़ना है कि कौन सा होगा जनरेटर, है ना। अगर दोनों बाइंडिंग में, यानी कि दोनों फील्ड में, यानी सीरीज फील्ड और कम्युलेटिव फील्ड दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो कम्युलेटिव हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो फिर वह क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है ना। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, देख रही है यहाँ पे कार के स्क्रू रूल है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। और फिर आपका अगला ऑप्शन मिलता है क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और अगला ऑप्शन है डी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल, है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देख के आप सोचेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, और ऑप्शन में ये रूल्स है ना। तो ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा था ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे, आंसर डी, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, है ना। हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन को जल्दी से बताइए आंसर, है ना। कह रहा है BLV वोल्ट, है ना, BL साइन थीटा, है ना, BLV साइन थीटा, BLV कॉस थीटा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट ना। तो BLV साइन थीटा, आंसर नंबर सी, आपका 11 का आंसर सी हो जाएगा ना। देखिए, अगर ये आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ये यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ये क्रॉस चिन्ह से मैं दिखा रहा हूँ, तो क्रॉस चिन्ह का मतलब आपके इस बोर्ड के अंदर होगा, है ना। इस तरह से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर इसमें यहाँ पे कोई कंडक्टर हो जाए, मान लेते हैं कि कंडक्टर है हमारे पास कोई, इस तरह से कोई कंडक्टर है ना, और
इस कंडक्टर में आई एम्पियर की करंट चल रही है। क्या है? इस कंडक्टर में आई एम्पियर की करंट चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। तो मान लीजिए करंट नहीं चल रही है, हम यहाँ पे कुछ और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर को हम लोग वी वेग से लेके, ये वी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो वी है वेलोसिटी है ना, तो याद रखिएगा। तो अगर वी वेलोसिटी से हम इस कंडक्टर को लेके चलते हैं किसी भी डायरेक्शन में, है ना, तो इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है ना। तो उस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है ना, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है वह ई इक्वल टू होता है बी वी एल साइन थीटा, है ना। यह ईएमएफ का फार्मूला क्या हो जाता है? बी वी एल साइन थीटा, है ना। क्या हो जाता है ना, बी वी एल साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, है ना। जहाँ पर एल क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना, याद रखिएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछ लेता है। तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना, और आपका यल हो गया। और आपका कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है बी क्या है, तो बी फ्लक्स डेंसिटी है, जो मैंने अभी आपको इस तरह से करके दिखाया था ना, तो बी फ्लक्स डेंसिटी हो गई, है ना। वी किस वेग से वेलोसिटी से खींच रहे हैं, है ना। और थीटा जो होता है ना, फील्ड और कंडक्टर के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो होता है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आपका आंसर कौन सा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से बताइए। तो बी एल वी साइन थीटा, यानी कि आंसर नंबर सी, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आपका आंसर नंबर सी, है ना। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से बताइए, है ना। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए किस रूल का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये डीसी जनरेटर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको कमेंट करके बताना है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में तर्जनी उंगली, मैं अभी यहाँ से फिर से आपको बोलता हूँ कि तीनों उंगलियों के बारे में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ किसको क्या डिनोट करती है। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगला मिलता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। तो कह रहा है कि दिए हुए डीसी जनरेटर के इसमें से कौन सा पार्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। तो इस पार्ट में आपको बताना है, यानी कि जिस क्वेश्चन में बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस डीसी जनरेटर का, यानी ये पार्ट किस पार्ट, यानी डीसी जनरेटर का कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आप इसको बताइए जल्दी से, फटाक से जल्दी से कमेंट करिए, है ना। पहला ऑप्शन है स्टेटर, दूसरा ऑप्शन है पोल कोर, तीसरा ऑप्शन है पोल शू, चौथा ऑप्शन है योक आर फ्रेम, है ना। आप देख रहे होंगे बाहर से ही एकदम आराम से दिख रहा है, बिल्कुल आंसर आपका क्या जाता है? आंसर नंबर डी, योक या फ्रेम। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जो योक होता है यह बाहरी कंस्ट्रक्शन होता है ना, या फ्रेम, है ना, योक या फ्रेम। जो योक होता है यह किस चीज़ का बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, योक कास्ट आयरन का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का, है ना, और या फिर कास्ट स्टील का बनाया जाता है, कास्ट स्टील, है ना, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील, या इसी को फैब्रिकेटेड स्टील। तो अगर स्मॉल साइज़ की मशीनों में हम लोग ये कास्ट आयरन स्मॉल साइज़ की मशीनों में यूज करते हैं, और बड़ी वाली मशीन, बड़ी साइज़ की मशीन जो होती है, बिग साइज़ की मशीन होती है, हम लोग फैब्रिकेटेड स्टील का प्रयोग करते हैं। योग का कार्य क्या है? तो योग का कार्य है मशीन को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करना, पहली बात। तो योग का कार्य क्या है? मशीन को बाहरी चोटों से बचाना, जैसे इधर से चोट लग गई तो यानी कि मशीन को, यानी इंटरनल पार्ट को बचाने का काम करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम क्या है इसका? यह फ्लक्स यानी मैग्नेटिक पाथ को प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक पाथ, प्रोवाइड मैग्नेटिक पाथ क्या करता है?
प्रोवाइड मैग्नेटिक पाथ, है ना। तो यह मैग्नेटिक पाथ को प्रोवाइड करता है, ठीक। तो आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ओके है इसका आंसर, ये डी आंसर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग अप 4 पोल डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, आंसर समझ के दीजिएगा। और पैरेलल पाथ एक पूछ रहा है, कह रहा है कि ए का मान क्या होगा, है ना। पैरेलल पाथ क्या है, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए और थोड़ा सोच के। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल P=4 दिया हुआ है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको यह दिया हुआ है कि यह लैप वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है ना। तो इसका आंसर आप जो जल्दी से दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट और बात क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है डुप्लेक्स, कौन सी वाइंडिंग है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, है ना। कौन सी वाइंडिंग है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए आपको इसका आंसर कैसे देना है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए पहली बात तो लैप वाइंडिंग में अगर जब भी लैप वाइंडिंग दिया रहेगा उसमें पैरेलल पाथ पोलों की संख्या के बराबर होगा। एक बात आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, है ना। अब बाइंडिंग की बात रही, अगर सिंप्लेक्स है ना, तो उसमें आप 1 का गुणा कर दीजिएगा। और अगर डुप्लेक्स है तो 2 से, डुप्लेक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। ट्रिप्लेक्स है तो आप 3 से, फोरप्लेक्स है तो आपको 4 से, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो यानी कि अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग होता तो यहाँ पर आंसर ए का जो होता वह सीधा 4 आंसर हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे तो आपको डुप्लेक्स है, तो इसलिए आपको डुप्लेक्स के लिए जो एक आपका पैरेलल पाथ का होगा, है ना, वह डुप्लेक्स यहाँ से हमने क्या कहा, 2 का गुणा करना है आपको, 2 गुणित 4, है ना। तो यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 8। 8 किस में है, बोलिए जल्दी से। तो आपका आंसर सी, है ना। तो आप इसको देखिएगा, आंसर सी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करा नेम पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, है ना। ये जो डीसी जनरेटर है इसका नाम बताना है आपको, ठीक है ना। जल्दी से बताइए, है ना, बिल्कुल जल्दी से बताइए इसका क्या नाम है ना। इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का नाम है आर्मेचर कोर लैमिनेशन। इस पार्ट का क्या नाम है, आर्मेचर कोर लैमिनेशन, यानी कि आंसर नंबर डी, है ना। तो आंसर नंबर डी आपका होता है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। करा हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, है ना। किसी भी डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे कनेक्ट होता है ना। तो किसी भी जनरेटर में इंटरपोल कैसे कनेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन पहले देख लिया जाए क्या है, इन सीरीज विद आर्मेचर, इन पैरेलल विद आर्मेचर, इन सीरीज विद शंट फील्ड, इन पैरेलल विद शंट फील्ड। चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट करिए आप लोग। हाँ बिल्कुल, इन सीरीज विद आर्मेचर, इन सीरीज विद आर्मेचर। देखिए आपका ये अगर ये योग हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपका पोल हो गया, है ना। तो इन्हीं पोलों के बीच में एक आपका ये पोल मेन पोल है आपके, है ना। आपके ये मेन पोल हैं, इन्हीं दोनों पोलों के बीच में
ये इंटरपोल होता है ना। मेन पोल से यह पतला होता है, आप याद रखिएगा, है ना, इंटरपोल। तो यहाँ पे और आपका मेन पोल, है ना, यहाँ से ये एन हो गया, ये एन हो गया, हाँ बिल्कुल सेम ही होता है, एन यस यस, हाँ बिल्कुल सामने सामने सेम पोल होता है। तो बिल्कुल ऐसे इंटरपोल के भी सामने सामने पोल होगा। तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि इंटरपोल, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आपको बताना है ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप 1 2 3 4, है ना, आपको क्या बताना है, 1 2 3 और 4 की पोलैरिटी बतानी है, यानी कि वह यन होगा कि यस होगा, सबके आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या होगा, इन सीरीज विद आर्मेचर, यानी कि आपका आंसर कौन सा होता है, आंसर नंबर सी, है ना, इन सीरीज विद आर्मेचर। तो आपका आंसर होता है इन सीरीज विद आर्मेचर, है ना। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, इंटरपोल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इंटरपोल क्यों लगाते हैं, है ना। तो इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 पर आना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अभी सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ये, अच्छा पहले इतना देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होगी। हाँ, ठीक है, व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, है ना। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, यानी कि स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है ना। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, आप यहाँ पे देखिए कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की क्या आवश्यकता है, पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द नेसेसरी, है ना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी आप देख लीजिए ताकि हम ऊपर कर, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज नहीं ऐसा कह रहा है, और कह रहा है आर्मेचर करंट कम करना, यानी रिड्यूस आर्मेचर करंट, रिड्यूस द फील्ड करंट, कह रहा है बिल्ड अप द वोल्टेज। कौन सा आंसर सही होगा, आप चलिए बताइए, है ना, कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर बिल्ड अप द वोल्टेज, है ना, आंसर नंबर ए। याद रखिएगा कि अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में तो वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना अत्यंत आवश्यक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है ना। तो अगर आप एक ग्राफ खींचेंगे बी और एच, देखिए याद रखिएगा किसके किसके बीच ग्राफ खींचा जाता है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो बी और एच के बीच ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप बी और एच के बीच ग्राफ खींचते हैं तब क्या होगा, यहाँ से फिर से मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें ग्राफ खींचें तो अब ये बी होता है और ये एच होता है, बी और एच के बीच ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है ना। और हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हिस्टैरिसीस लूप का जब इस तरह से खींचते हैं ये कुछ इस तरह से ऐसे बनता है ना। बाकी अगर आप लोगों को इसकी जानकारी चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर आपको बता दूंगा, क्लास इसका ले लूँगा हिस्टैरिसीस लूप का, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो पार्ट है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये भाग, यही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है ना, ठीक, यही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ध्यान रखिए कभी कभी चित्र बना के क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, और इस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में इसका होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है बिल्ड अप द वोल्टेज, क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। करा व्हिच आर द 2 पॉइंट
दैट द ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन, है ना। तो कह रहा है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रूस संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के चलिए बताइए आंसर इसके। तो अगर हम लोग ऑप्शन पहला पढ़ें तो रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट ब्रूस, मतलब ये आंसर सही नहीं है, मैं सिर्फ ऑप्शन टिक कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ऑप्शन को, ताकि मेरे साथ आप ऑप्शन को पढ़ते रहिए। बाकी कौन सा आंसर सही होगा तो हम लोग बाद में देखेंगे ना। तो पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट ब्रूसेज, दूसरा रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर राइजर, है ना। अगला ऑप्शन रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर, अगला ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर कंडक्टर। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, हाँ जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का सी, है ना। रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर, यानी कि ब्रूस और कम्यूटेटर के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच के ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो ब्रूस और कम्यूटेटर के बीच के रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर सी होगा। तो अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग ध्यान से पढ़ा, दिख रहा है कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। करा व्हिच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन, है ना, मार्ड एज एक्स, यानी एक्स से डिनोट कर रहा है। यानी यहाँ पे देखिए तो ये भाग ना, इस भाग को, है ना, यही पूछ रहा है कि कह रहा है ना किस वोल्टेज ड्रॉप को यह चिन्हित करता है, यानी कि पूछ रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को। तो ऑप्शन कह रहा है फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप को कह रहा है, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कह रहा है, या फिर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को कह रहा है, या फिर शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप को कह रहा है। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, है ना। इसका क्या आंसर होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्लियर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बात कर ही लेता है ना। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है, देखें अगर ये आपका मेन पोल होता है ना, मेन पोल और आर्मेचर फ्लक्स, है ना, क्योंकि जब आर्मेचर में करंट चलेगी तो आर्मेचर का भी फ्लक्स होगा और मेन पोल का भी तो फ्लक्स होगा ना। तो आर्मेचर फ्लक्स यानी कि इस मेन फ्लक्स पर, यानी ये आपका मेन फ्लक्स है ना, इस मेन फ्लक्स पर ये आर्मेचर का जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, इस आर्मेचर का जो फ्लक्स इफेक्ट डालेगा उसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको आर्मेचर रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, हम क्लास ले लेंगे इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए, अच्छे से आपको आने लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर इफ़ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर, यानी कि कह रहा है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए अभी हमने आपको इसके पहले हमने बताया था वहाँ पे, तो आप बात बताइए जल्दी से, आपको इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैंने डिस्कशन कर रखा है इसके ऊपर के क्वेश्चन में। हाँ तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से रखिए। तो सबसे पहले तो आप हमेशा एक आर्मेचर बना लीजिए, है ना, सर्किट को बनाइए तो कभी आपसे दिक्कत नहीं होगी ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर। पहली बात तो कंपाउंड जनरेटर, तो कंपाउंड जनरेटर के लिए 2 बाइंडिंग होना चाहिए ना। एक कौन सी बाइंडिंग होनी चाहिए, एक आपकी बाइंडिंग होनी चाहिए शंट बाइंडिंग, और एक आपकी फील्ड। तो ये आपकी सीरीज यानी सीरीज बाइंडिंग होनी चाहिए, तो ये सीरीज हो गई, है ना, और ये शंट हम लोगों ने इस तरह से रख लिया, है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर। तो ये थोड़ा सा अभी हमने सर्किट को पूरा नहीं किया है, तो सर्किट को बाद में पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, है ना। करा इफ़ शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, यदि शंट फील्ड आर्मेचर के पैरेलल में, यहाँ से देखिए अब क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, यदि शंट फील्ड आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है ना। तो अब देखिए आर्मेचर के ही सीरीज में नहीं जा रहा है, याद है ना, मैंने बताया था आपको, यहाँ से कनेक्ट कर दिया,
है ना। ये इस तरह से बन गया। तो देखिए मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे बताया था कि अगर आर्मेचर को ही केवल घेरता है तो शॉर्ट शंट, और अगर सीरीज और आर्मेचर दोनों को घेरता है ये बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग, तो आपके तो आपका हो जाएगा लॉन्ग शंट, है ना। तो ये तो केवल आर्मेचर को घेर के रखा है, तो इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसका मतलब हम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, इसका मतलब हम लोगों का आंसर होना चाहिए डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, है ना। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इस तरह से आप लोगों को इतने क्वेश्चन के आंसर उम्मीद है पता होगा, और आप लोग अच्छे से किए भी होंगे ये सारे क्वेश्चन को। तो अब हम लोग बाकी के क्वेश्चन को कल देखते हैं अगले टर्न पे। तो यहाँ से आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको क्वेश्चन याद होगा, है ना। फिर डीसी जनरेटर के हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके पास, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो तब तक के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक। ओके, टेक केयर, सी यू।